आइए चलते हैं एक सफ़र पर जो ले जाएगा हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास के पन्नों में। भारत के सच्चे इतिहास के बारे में हमें ठीक से लगभग ना के बराबर ही जानकारी है, और अगर उसमें भी हम हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था के बारे में ढूंढें तो हमें अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। जैसे इन मोहरों को देखिए, इन हड़प्पा कालीन मोहरों को देखिए, आखिर क्या कह रही हैं ये? इसका मतलब अभी भी किसी के पास नहीं है, मानो ये आज भी हम सबको चुनौती दे रही हैं। इस मोहनजोदाड़ो के गेट को देखिए, आपको पता है ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है? नहीं, हम नहीं जानते, क्योंकि मध्य एशिया से आए आर्यों ने इस पूरी सभ्यता को लूट लिया, उजाड़ दिया और यहाँ के लोगों को अपना दास बना लिया। उनसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया और वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्रों के स्थान पर स्थापित कर दिया। इन आर्यों की वर्ण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का ग्रंथ मनुस्मृति है, जो चातुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था करता है, जिसमें ब्राह्मण का बेटा ही पंडित बनेगा, क्षत्रिय ही युद्ध में शहीद होगा, व्यापारी ही व्यापार करेगा और शूद्र सिर्फ सभी की सेवा करेगा। अर्थात उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अगर किसी श्लोक को सुन ले तो उसे दंड स्वरूप अपने कान में शीशा पिघलाकर डलवाना पड़ता था। अगर किसी श्लोक का उच्चारण कर दे तो उसको अपनी जीवा कटवानी पड़ती थी। ऐसे जब चारों ओर अनैतिक दुख का वातावरण व्याप्त था, 6ठी सदी ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म होता है। उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग द्वारा जीवन को सफल बनाने का मार्ग दिखाया। बुद्ध के उपदेश हैं अहिंसा का पालन, चोरी नहीं करना, लैंगिक दुराचार और व्याभिचार से दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, नशीले पदार्थों से दूर रहना। ये उसी समय की बातें हैं जब तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय फले फूले और वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाने लगी। यहाँ देश विदेश से लोग विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, गणित, दर्शन, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी आदि विषयों की शिक्षा के साथ साथ बौद्ध धर्म का दर्शन भी पढ़ते थे। यहाँ बौद्ध भिक्षु विश्वविद्यालयों का शिक्षण कार्य करते थे। जब शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध थी, अब समाज में सभी को शिक्षा का अवसर प्राप्त था, चाहे शूद्र हो या स्त्री, सबको शिक्षा लेने का अधिकार था। ये वही दौर था जब भारत विश्व गुरु कहलाया, इस दौरान भारत को विश्व गुरु की उपाधि दी जाती थी। इस कालखंड में सम्राट अशोक का शासन भी आता है। उस समय की साक्षरता का अंदाजा आप इन शिलालेखों से लगा सकते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में सम्राट अशोक का संदेश
जनता को देने के लिए स्थापित किए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय इसी दौर का है जिसे कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में बनवाया था, जो तक्षशिला के समकक्षी थी, उसी के जैसी थी। मगर 6वीं सदी आते आते दौर भी चला गया, वक्त ने करवट ली और उत्तर पश्चिम से हूणों का आक्रमण हो गया। उन्होंने बड़े स्तर पर बौद्ध मठों को अपना निशाना बनाया, तक्षशिला को अपना निशाना बनाया, नालंदा को अपना निशाना बनाया और इससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फिर 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी भारत आया। उसने भी बड़े स्तर पर बौद्ध मठों को जला दिया, बौद्ध भिक्षुओं को भी जिंदा जला दिया। न जाने कितने बौद्ध भिक्षु जिंदा जला दिए गए, कुछों ने भाग के जान बचाई, बाकियों की किस्मत ऐसी नहीं थी, कुछ जल के ही मर गए। ऐसा भी माना जाता है कि नालंदा के पुस्तकालय में 90 लाख पांडुलिपियां थी, जो 3 महीने तक लगातार दिन रात चलती रही। खिलजी ने न सिर्फ बौद्ध मठों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिरों में भी मारकाट मचाई। मंदिरों को ढाया गया, उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया। मंदिरों में जो शिक्षण का कार्य करते थे उन पर अत्याचार किया गया। 12वीं सदी में भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जहाँ शिक्षा मदरसों में दी जाने लगी, जहाँ मुल्ला मौलवी काजी बच्चों को 4 साल 4 महीने और 4 दिन का होने पर मदरसे में प्रवेश देते थे। इसके लिए बच्चों को कुरान की आयत दोहरानी होती थी। अगर बच्चा ऐसा ना कर पाए तो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने से उसका प्रवेश मदरसे में हो जाता था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार माँ बाप द्वारा दी जाने वाली भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। विद्यार्थियों की कलम की स्याही शहीदों के खून से अधिक पवित्र है। जब अंग्रेज भारत आए तब हमारी शिक्षा व्यवस्था की 2 विचारधाराएं थी। एक थी प्राच्यवादी, जो ये मानते थे कि भारत के लोगों को उनके पुराने ब्राह्मणवादी शिक्षा व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए, मतलब उन्हें वेदों का अध्ययन कराया जाए तथा गुरु शिष्य परंपरा वाली व्यवस्था जिसमें गुरुकुल और पाठशालाएं होती थी उन्हीं को सुदृढ़ किया जाए। विलियम एडम ने बिहार बंगाल की शिक्षा व्यवस्था का सर्वे किया और इस पर 3 रिपोर्टें 1835 में, 1836 में और 1838 में पेश की। वो कहता है, शिक्षा देने का कार्य धार्मिक संस्थान करते हैं जिनमें बच्चे 5 या 6 वर्ष की उम्र में जाना शुरू करते हैं। ये पाठशालाएं गुरु द्वारा बरगद के पेड़ के नीचे, दुकान के किसी कोने में, मंदिर के किसी हिस्से में, गुरु के घर में या गांव के किसी खाली स्थान में लगते थे। इनकी कोई एक निश्चित जगह नहीं होती थी। इसमें कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी निचली जाति का विद्यार्थी नहीं होता था। उसको पढ़ने के लिए अनुमति नहीं थी। पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं होती थी। गुरु विद्यार्थी के अनुसार उसको अलग से शिक्षा देता था। तथा लिखने का कार्य उंगली से रेत पर होता था। यहाँ काव्य, व्याकरण, गणित, विज्ञान, नैतिकता, कृषि आदि विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे। आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था। इसी प्रकार मस्जिदों और मदरसों में भी शिक्षण कार्य होता था, जहाँ अरबी, फारसी, उर्दू, गणित
चिकित्सा विज्ञान, कुरान आदि विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ शिक्षण कार्य काजी, मौलवी आदि करते थे। साथ ही यहाँ कुछ किताबें भी उपलब्ध होती थी। बंगाल, बिहार में ऐसी 1 लाख पाठशालाएं चलती थीं, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर एडम ने मैकॉले से सिफारिश की कि भारतीयों को इसी व्यवस्था से शिक्षा तो दी जाए, मगर नियमित कक्षा की जाए, नियमित फीस ली जाए, शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा हो, संस्कृत हो या बंगाली हो। शिक्षकों के लिए नियमित परीक्षाएं हों। शिक्षकों को 3 से 4 साल की ट्रेनिंग दी जाए। शिक्षकों के लिए स्कूल बने। कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 4 प्रकार के स्कूल हों: पाठशाला, मदरसे, फारसी स्कूल, वर्नाकुलर स्कूल। मैकॉले ने विलियम एडम की सिफारिशों को नहीं माना, क्योंकि ये सिफारिशें प्राच्यवादी व्यवस्था का समर्थन करती थी। इसी विचारधारा से प्रभावित वारेन हास्टिंग ने कलकत्ता मदरसे का निर्माण 1780 में करवाया और जोनाथन डंकन ने भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण 1791 में इसी विचारधारा के तहत करवाया। मैकॉले ने कहा था कि संपूर्ण भारत और अरबी फारसी में जितना ज्ञान है, उससे ज़्यादा ज्ञान लंदन की लाइब्रेरी की किसी भी एक शेल्फ के बराबर नहीं है। मैकॉले पश्चिमी शिक्षा का हिमायती था। वह एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, परंतु अपने विचार, नैतिक मानदंड, विवेक, स्वभाव से अंग्रेज हो। ये मैकॉले की विचारधारा थी, जिसको पाश्चात्यवादी कह सकते हैं। इसके समर्थक राजा राम मोहन राय भी थे। आपको ऐसा लग सकता है कि प्राच्यवादी या पाश्चात्यवादी कोई एक विचारधारा भारत के लिए फायदेमंद थी, मगर सच ये है कि ये दोनों विचारधाराएं अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थी। प्राच्यवादी विचारधारा से उन्होंने समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट कर रखा और पाश्चात्यवादी विचारधारा से समाज के उच्च तथा मध्यम वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा देकर एक बाबू वर्ग बनाया, जो अंग्रेजों को शासन चलाने में मदद करता था। ये लगभग वैसा था जैसा मैकॉले चाहता था। 1854 में वुड डिस्पैच नीति के तहत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ना चाहते हुए भी अंग्रेजों को अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने पड़े और इसका प्रभाव समाज पर दिखा। समाज जागरूक हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की धारा सभा में सन 1910 में पहली बार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, मगर अंग्रेजों के झूठे आश्वासन की वजह से उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। 2 अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने एक लेख प्रकाशित किया था। हरिजन नाम की पत्रिका थी जिसमें उन्होंने ये लेख प्रकाशित किया था। ये कहता है, राष्ट्र के रूप में हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि यदि हमने शिक्षा का यह कार्यक्रम धन पर आधारित किया तो हम राष्ट्र के प्रति शिक्षा के अपने कर्तव्य को इस पीढ़ी में एक निश्चित समय में पूर्ण करने की आशा नहीं कर सकते। अतः मैंने ये प्रस्ताव करने का साहस किया है कि शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए। शिक्षा से
मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। अतः मैं बालक की शिक्षा का प्रारंभ उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर जिस समय वो अपनी शिक्षा आरंभ करता है उसी समय उत्पादन योग्य बनाकर आरंभ करना चाहता हूँ। यदि राज्य स्कूल में निर्मित वस्तुएं ले लेता है तो प्रत्येक स्कूल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।